तो ऑन रिक्वेस्ट इस वीक का टॉपिक है कि रिटायरमेंट के एज के टाइम क्या करना चाहिए, और इस वीक के टॉपिक को हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। सेकंड पार्ट 2-3 वीक्स बाद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक और नया एपिसोड ऑफ माय ओपिनियन स्टारिंग तेजलबेन विद તેજલબેન आई एम कुशाग्र। હલો કેમ છો મજામાં ને? हाय। तो तेजलबेन यानी कि मम्मी, रिटायरमेंट के एज के टाइम कितने पैसे सेव होना चाहिए? रिटायरमेंट के एक्सपर्ट के हिसाब से साल का आपके पास लगभग 30 गुना कॉर्पस होना चाहिए। तो कॉर्पस का मतलब एक इन्वेस्टमेंट फंड या तो एक फंड रेजिंग करता है जो आप स्टोर करते हो अपने लिए, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो गया या तो बॉन्ड्स हो गए, वैसे टाइप का। इसके ऊपर आप थोड़ा रिसर्च करें। सो मम्मी, 4% रूल क्या होता है रिटायरमेंट के टाइम? 4% रूल के हिसाब से रिटायरमेंट के बाद आप साल का 4% पैसा यूज कर सकते हो। तो क्या है कि जो रिटायरमेंट आपके पास जमा पूंजी है, क्योंकि अभी आपकी इनकम नहीं है, आप तो रिटायर्ड हो गए, और जो भी पूंजी है उसको लॉन्ग टर्म चलाना है, तो आप साल का 4% उसमें से यूज करोगे तो पैसा लॉन्ग टर्म चलेगा। अभी आपकी लाइफ कितनी हो क्या पता, हो तो भगवान जी को पता है। तो जब तक जिंदा हो तब तक यूज कर सकते हो। तो 4% रूल्स वही है कि रिटायरमेंट के बाद आप साल का 4% मनी यूज कर सकते। तो इस चीज में मेरे हिसाब से टर्म लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत काम आता है, हेल्थ इंश्योरेंस। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पहले से ही बता रहे हैं। हम लोग के पास स्पॉन्सर ही नहीं है, कहाँ से मिले। सो तेजलबेन, 50-30-20 ये रूल क्या है? 50-30-20, राइट। तो 50 आप जरूरी खर्च में यूज कर सकते हैं, जरूरी खर्च जैसे घर चलाना है, कुछ भी लेना है, अनाज वगैरह, या कुछ घर का कुछ काम कर रहे हो जो जरूरी है आपके लिए, जीवन जरूरियात के खर्चे, तो उसमें आप 50% यूज कर सकते हो। 30% आप पर्सनल विशेष, कहीं जाना है, घूमने वगैरह, टूर पे जाना है, पर्सनल बेसिस है, कुछ कपड़े वगैरह लेना है, कुछ मेकअप का सामान लेना है, या बच्चों को गार्डन में लेके जाना है। 50-30-20, उसमें इनकम का 50 आप जरूरी खर्च में यूज कर सकते हो, जैसे घर का जीवन जरूरियात का खर्च, किराना लाना या कुछ मेडिकल का लाना, जो भी जरूरी खर्च है, अनाज वगैरह या सब्जी वगैरह, तो वो सब में आप जरूरी, जो भी बहुत जरूरी खर्च है उसमें 50%। पर्सनल खर्च में कुछ भी, आपको पर्सनल कपड़े लेने हैं, कहीं टूर पर जाना है, कुछ लेना करना है, तो वो उसमें आप 30%। और 20%, 20% क्या है? सेविंग्स। सेविंग, एफडी कर दो और कहीं लगा दो, शिप वगैरह, जो आता है तो, नहीं आता है तो रिस्क मत लो। और हम लोग कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, हमारे भरोसे पे मत करना कुछ भी। आप किसी की एडवाइस लेके आगे कुछ भी डिसीजन ले सकते हो जिसमें आपकी सेविंग हो। मतलब एफडी या तो बॉन्ड्स और वो सब। हाँ, वो फाइनेंशियल जो एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ आप एक बार बात करके कर सकते हैं। ये हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे रिसर्च के हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं। बकेट स्ट्रेटेजी क्या होती है तेरे में? बकेट स्ट्रेटेजी के हिसाब से इसमें अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। जैसे अर्जेंसी में आपको कुछ पैसा यूज करना है तो तुरंत जरूरत में, कुछ लॉन्ग टर्म में आफ्टर 6 मंथ फीस आएगी या कुछ आएगा, तो उस हिसाब से आप सेविंग करके रखो। तो स्ट्रेटेजी अलग अलग हिसाब से, तुरंत जरूरत लॉन्ग टर्म के लिए भी होती है, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए रहती है। कि हम लोग ने सोच के रखा है कि टूर पर जाएंगे वेकेशन में, तो मीडियम टर्म में कि अभी 2 महीने के बाद ही वेकेशन आ रहा है, तो हिसाब से पैसा जमा करके रखा है, तो बकेट स्ट्रेटेजी है। रिटायरमेंट में इन्फ्लेशन का क्यों ध्यान रखना चाहिए? कभी भी हो सकता है, कभी भी बढ़ सकती है, तो उसमें तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास सेविंग नहीं है
तो आप क्या करोगे? और इनकम भी नहीं है। इन्फ्लेशन के साथ चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। इसकी वजह से आपके पास जो सेविंग है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो फिर आप टेंशन में आ जाओगे, अभी तो इतना ही पैसा है, तो अब मेरा घर कैसे चलेगा? अभी ये वॉर आ गई तो सब रेट बढ़ गए हैं ना, अभी सिलेंडर के भी रेट बढ़ गए, सब चीज़ों के रेट बढ़ गए, वेजिटेबल वगैरह के, ऑयल के रेट बढ़ गए, तो इन्फ्लेशन का असर तो होगा ही। बहुत सोच समझ के रिटायरमेंट में सेविंग संभाल के रखनी है। मेडिकल कॉस्ट इन्फ्लेशन, ये चीज़ क्या है और ये इंडिया में कितनी? इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन की कॉस्ट लगभग 11% है। हाँ, 11% रिसर्च के हिसाब से। तो उसका तो बहुत इफेक्ट होगा ना। अगर कुछ अचानक आ गया सडन, कुछ भी आ सकता है, सर्जरी आ सकता है, कुछ भी इमरजेंसी आ सकता है। आजकल तो किसी का भरोसा नहीं, बच्चों को लेके आप ओल्ड एज, कोई भी एज फैक्टर रहा ही नहीं अभी। कोई भी बीमारी के लिए एज फैक्टर नहीं है। अभी किसी को भी कुछ भी हो रहा है तो कभी भी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। और इंडिया में तो 11% है इन्फ्लेशन, तो उसके लिए सेविंग बहुत ज़रूरी है। या फिर आप कोई ये या कुछ इंश्योरेंस ले लो। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस और ये सब इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। वापस कह रहा हूँ ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ज़रूरी है। आज टॉपिक ही ऐसा है कि हमें सबका नाम लेना पड़ेगा, तो नहीं तो आपको कैसे समझ में आएगा? विल और नॉमिनेशन में क्या फ़र्क है? तो विल तो इसलिए बनाया जाता है कि जो भी आपके पास है, प्रॉपर्टी वगैरह, संपत्ति आपके पास जो भी है, वो बांटने के लिए, अगर 3 बचे तो 3 में बराबर बंटवारा हो सकता है। आप रहे ना रहे, तीनों को मिल सकता है। आज आप है, कल नहीं है, तो आपके बच्चों का क्या होगा? बच्चों के फ्यूचर के लिए आपको विल बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल उठ के बच्चों में फिर मन मोटा हो जाएगा। एक ज़्यादा ले जाएगा, एक को नहीं मिलेगा या एक को कम मिलेगा। लड़की हो लड़का हो, कोई भी हो, सब में संपत्ति बराबर बँटनी चाहिए। ये आपका ड्यूटी है, तो उसके लिए विल होता है। और अगर आप किसी को नॉमिनी बनाते हो तो उसका हक नहीं, वो वैसे केयरटेकर। केयरटेकर होता है संपत्ति का। वो उसको संभाल के रखता है, ज़रूरी नहीं कि वो मालिक है। उसको अगर मालिक बनाना है तो आपको विल बनाना पड़ेगा। नॉमिनी खाली केयरटेकर होता है, और विल में बंटवारा होता है संपत्ति का आपके हिसाब से। आपको जिसको जितना देना है उतना दे सकते। सेजल बेन, पावर ऑफ अटर्नी क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? पावर ऑफ एटर्नी, पीओए। पीओए इसके लिए होता है कि अगर आप बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, और आपका फाइनेंस किसी और के हाथ में देना चाहते हो कि कोई उसका यूज़ कर सके आपके लिए, आपकी गैर हाजिरी में कोई यूज़ कर सके, उसको पीओए, पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं। किसी के नाम पे आप लिख सकते हो। अगर आप बीमार हो, साइन भी नहीं कर पा रहे हो, तो कौन डिसीजन लेगा? कौन पेमेंट करेगा? कौन बिल भरेगा? कौन मेडिकल स्टोर में तो पेमेंट करना पड़ता है। हॉस्पिटल का चलो आप बाद में कर दो, लेकिन तो भी आप अगर होश में ही नहीं है, आप साइन नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे करोगे? इसके लिए किसी और के नाम से पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है कि ये इंसान मेरे फाइनेंस का यूज़ कर सकता है जब तक मैं बीमार हूँ। रिटायरमेंट के लिए इंडिया की सबसे बेस्ट सिटी है मानी जाती है जो? कोयम्बतूर। कोयम्बतूर। कोयम्बतूर को रिटायरमेंट के लिए अच्छा सिटी माना गया है, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ केयर बहुत अच्छा है और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। तो रिटायरमेंट में आपको 2 ही चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, एनवायरनमेंट और हेल्थ केयर। तो रिटायर्ड होके सब लोग कोयम्बतूर जाते हैं और वहाँ पे सेटल होते हैं। वहाँ की आबोहवा भी अच्छी है और वहाँ का हेल्थ केयर भी चीप रहेगा,
और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मिलता है आपको सब सुविधा है, तो अच्छी बात है ना। इसके लिए ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट में कोयम्बतूर जाना प्रेफर प्रेफर करते हैं। कोयम्बतूर तमिलनाडु में आता है, तो आप सर्च मार लीजिए, गूगल पे मिल जाएगा, राइट। अगर किसी को कुछ ज़्यादा जानना है तो हम लोग शॉर्ट में ले रहे हैं, क्योंकि फिर शो बहुत बड़ा हो जाता है, ज़्यादा हम लोग डीपली अगर जाएंगे तो लंबा हो जाएगा ना शो। इसके लिए हम लोग शॉर्ट में ही आपको आंसर दे रहे हैं। टीयर 2 सिटीज में शिफ्ट होने का क्या फायदा है तेरे लिए? सो टीयर 2 सिटी में रहने से रिटायरमेंट के बाद पैसा ज़्यादा बचता है, खर्चा कम होता है। टीयर 2 सिटी उसको माना जाता है जहाँ पे खर्चे कम हो, जैसे कि जयपुर, लखनऊ, कोयम्बतूर, कोची, राजकोट नहीं आएगा, भरूच, ये सब टीयर 2 में आता है, जो मेट्रो सिटी नहीं। मेट्रो सिटी में ज़्यादा खर्चा होता है ना, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर सब टीयर 1 सिटी है, मेट्रो सिटी। तो यहाँ पे सब एक्सपेंसिव रहता है, रेंट भी ज़्यादा रहता है और खर्चा बढ़ जाता है। तो रिटायरमेंट के बाद टीयर 2 में आप अच्छी तरह से सरवाइव कर पाते हो और आपका खर्च कम होता है, तो आपका जो रिटायरमेंट है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलेगा। सो तेजल बेन, रिटायरमेंट के 5 पिलर्स क्या है? रिटायरमेंट के 5 पिलर्स हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फिर आता है फिजिकल हेल्थ, फिर इमोशनल स्ट्रेंथ, सोशल कनेक्शन और लास्ट वन लाइफ का पर्पस। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट अगर आप रहे, लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएंगे, अपने बच्चों पे इंडिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, और आप ऐसे टायर 2 सिटी में चले गए, हाँ, जहाँ पे खर्चा भी कम होगा और हेल्थ केयर भी अच्छी मिलेगी, एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, आपको आबो हवा अच्छी मिलेगी, लोग अच्छे मिलेंगे, दोस्ती बढ़ेगी, सोशल ज़्यादा आपको मिलेगा सपोर्ट, और उसकी वजह से आप इमोशनल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। अगर आपके पास पैसा है तो आप में हिम्मत भी रहती है, किसी की ज़रूरत, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, तो आप लाइफ का पर्पस भी ढूंढ सकते हो। जैसे कि किसी को मेडिटेशन पसंद है, किसी को योगा पसंद है, कोई पार्टी में जाना चाहता है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है अगर आपका ग्रुप बन जाता है, आप सोशल कनेक्शन बना पाते हो, कोई भजन मंडली में जाता है। डिपेंडेंसी है आप पे कि आपको क्या पसंद है। अब पूरी जिंदगी के दूसरों के लिए, अपने बच्चों को बड़ा करने में, अपने पेरेंट्स को देखने में, और ऑफिस वर्क्स में, काम में, जो काम में बिजी थे, तो आपको अपने खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो रिटायरमेंट के बाद आप खुद के लिए टाइम निकाल पाते हो, तो उसमें 5 पिलर है आपके पास। तो आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे और आपकी बॉडी अच्छी वर्क कर रही है, तो आप में इमोशनल स्ट्रेंथ तो आ ही जाएगा, और सोशल कनेक्शन रहे तो सपोर्ट सिस्टम भी मिल जाएगी, दोस्त लोग मिलेंगे, सब रिटायर्ड रहेंगे, एक साथ में एंजॉय कर सकते हो। आजकल तो लोग 1 डे 2 डे में टूर पे भी जाते हैं, रिटायर्ड लोग एंजॉय करते हैं, उसमें क्या है, और लाइफ का पर्पस भी मिल जाएगा। तो लाइफ का पर्पस क्या है वो आपको देखना है। किसी को मेडिटेशन अच्छा लगता है, किसी को पार्टी अच्छी लगती है, किसी को योगा एक्सरसाइज अच्छी लगती है, किसी को भजन कीर्तन अच्छा लगता है, कुछ भी कर सकते हो। आजकल तो रिटायरमेंट का अलग ही डेफिनेशन हो गया है कि जो आप पूरी लाइफ में नहीं कर पाए वो रिटायरमेंट में कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास फाइनेंस होना जरूरी है, क्योंकि आजकल तो बच्चों के अपने खर्चे रहते हैं ना, जो बच्चे रहते हैं उनके भी बच्चे होते, तो उनके बहुत खर्चे रहते हैं, तो शायद बच्चे आपको हेल्प ना कर पाए। तो अगर आपके पास रिटायरमेंट है तो आप अपने लिए यूज कर सकते
हो। तेजल बेन, सीनियर सिटीजन्स को रोजाना कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? रिसर्च के हिसाब से सीनियर सिटीजन को एटलीस्ट 30 मिनट्स मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए। मॉडरेट एक्सरसाइज मतलब कि 30 मिनट्स एक्सरसाइज आप वीकली 3 to 5 डेज कर सकते हो। कोई भी एक्सरसाइज ले लीजिए जो आप कर सकते हैं, पुशअप्स हो गया, पुलअप्स हो गया एंड वॉकिंग हो गई, कोई भी 30 मिनट मॉडरेट एक्टिविटी। योगा वगैरह योगा 30 मिनट्स करना है आपको, उससे आपका वीकली 3 to 5 डेज। वीकली 3 to 5 डे उसके आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, इंडिपेंडेंट अपना काम खुद कर सकते हो। सो रिटायरमेंट के बाद हॉबीज क्यों इम्पोर्टेंट? हॉबीज क्यों इम्पोर्टेंट? हॉबीज इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका दिमाग सही रहता है। आप पेंटिंग सीखते हो, म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हो, या कोई और कोई चीज में इंटरेस्ट रखता है। आजकल तो सब मोबाइल में भी बहुत कुछ सीख सकते हो, राइटिंग कर सकते हो, तो इससे आपके दिमाग में पॉजिटिव वाइब्स आएगी, आप पॉजिटिव रहोगे, बिजी रहोगे, तो आपके जो माइंड में गलत सोच भी नहीं आएगी और माइंड भी अच्छी तरह चलता रहेगा। क्योंकि जो चीज आप चलाते हो वो सही रहती है। अगर उसको बंद करके रख दोगे, रिटायर्ड हो गया, अभी कोई टेंशन नहीं, कुछ चलाना नहीं, माइंड क्या चलाना है, तो फिर उस पर भी असर आएगा और नेगेटिव थॉट पे आएंगे। इससे अच्छा एक्टिव रहो, अपने हॉबीज पे ध्यान दो, जो भी आपकी हॉबीज है, आर्ट है, पेंटिंग है, डांसिंग है, जो भी आप कर सकते हो अपने बॉडी के हिसाब से, अपने फाइनेंस के हिसाब से और अपनी हॉबी के हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, तो आप एक्टिव रहोगे। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया है, इकिगाई क्या होता है? इकिगाई आप सर्च मार सकते हो गूगल पे। इकिगाई जापान का एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है, उसमें लाइफ पर्पस ढूंढना है। बेसिकली लाइफ में आपका मीनिंग क्या है? जैसे कि किसी को टीचिंग पसंद है, वो उसमें अच्छा है और उसमें पढ़ाने में मजा आता है, तो वो एक टीचर बन सकता है रिटायर होकर। आपको म्यूजिक पसंद है तो आप म्यूजिशियन बन सकते हो, सिंगिंग पसंद है तो सिंगर बन सकते हो। तो आपका क्या पर्पस है? आप एनलाइटन होना चाहते हो तो मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, स्पिरिचुअल हो तो वो कर सकते हो। इन शॉर्ट आपको जो पसंद है। इकिगाई का मतलब लाइफ का पर्पस ढूंढना है, राइट? और ये जापान का कॉन्सेप्ट है, जापानीज कॉन्सेप्ट। तो आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ सकते हो और उसमें आगे बढ़ सकते हो। आपको क्या पसंद है वो हिसाब से ध्यान में बैठ जाना है, किसी को योगा करना है, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, कोई आर्टिस्ट है जो अपनी पूरी लाइफ पैसा कमाने के पीछे निकाला, अपनी हॉबी को भूल गए। अपनी हॉबी को याद करो और आर्टिस्ट है उसमें जान लगा दो, तो आप बाद में भी अच्छे आर्टिस्ट बन सकते। कोई एज खाली नंबर है, तो एज पे नहीं जाना है, अपना लाइफ का पर्पस ढूंढ के आगे बढ़ना है। रिटायरमेंट तो आप फ्री बैठे हो, कुछ काम नहीं है, इसी बहाने आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका माइंड भी तेज होगा, आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और लाइफ का पर्पस रहा तो जीने का मजा तो कुछ और ही रहता है। तो इकिगाई एक लाइफ का पर्पस ढूंढना है और कुछ नहीं है। तेजल बेन, सीनियर सिटीजन्स को ये टैक्स में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? तो सीनियर सिटीजन को ज्यादा टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है और हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन मिलता है। तो यही फायदे हैं सीनियर सिटीजन को कि हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन मिलता है और टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। सो सीनियर सिटीजन्स को ट्रैवल में क्या कंसेशंस मिलते हैं? तो वो तो आपको सर्च मानना पड़ेगा कि इसमें डिस्काउंट मिलता है, रेलवे और कुछ एयरलाइंस में डिस्काउंट मिलता है, हमें इतना पता है। तो आपको सर्च मार के देखना पड़ेगा कि इसमें कितना डिस्काउंट मिलता है। और बसेस में भी सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल सीट्स होती है? हाँ, बसेस में स्पेशल सीट्स होती है। वैसे लोकल में भी एक कंपार्टमेंट रहता है डेडिकेटेड सीनियर सिटीजन के लिए। और वैसे भी अभी तो आजकल के बच्चे बहुत समझदार है, जेन जी, तो
तो अगर बस में कहीं गए सीनियर सिटीजन को देख के वो लोग सीट भी छोड़ देते, बैठने के लिए भी आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है। तो बच्चे लोग समझदार है, हेल्प करते हैं। सो NPHCE क्या है? NPHCE उसका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर फॉर द एल्डरली। एल्डरली के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर का है। डिटेल तो आपको गूगल पे मिलेगी, सर्च ही मारना पड़ेगा। वही गवर्नमेंट का है जो हेल्थ केयर के लिए आपको सपोर्ट करता है। तो वो तो आपको सर्च मार के NPHCE नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली, तो आप सर्च मारिए, उसमें क्या बेनिफिट मिलता है और गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करती है, सब डिटेल मिल जाएगा। शायद आपको कुछ काम आ जाए, तो आप उस पर पक्का सर्च मारिए और देखिए सीनियर सिटीजन को गवर्नमेंट हेल्थ केयर में सपोर्ट करती है, क्या बेनिफिट है वो आप देख लीजिए। आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप आगे बढ़ जाइए। हम लोग इतना डिटेल में नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारा टाइम लिमिट है। रिटायरमेंट के बाद लाइफ मीनिंगफुल कैसे बनाई जा सकती? वही 5 पिलर ही रहेंगे। बोलिए। हेल्थ केयर, अच्छी हेल्थ, सोसाइटी रिलेशन, हॉबीज और लाइफ पर्पस। और अपने माइंड पे भी काम कीजिए, कुछ हॉबीज रहेगी तो अपना माइंड भी शांत रहेगा। मेडिटेशन वगैरह कीजिए, योगा कीजिए, 30 मिनट एक्सरसाइज डेली कीजिए जब आपको टाइम मिले, छोटी मोटी जो आप कर पाते हो। ध्यान में बैठ सकते हैं, ध्यान में बैठिए। अपने हॉबी पे ध्यान दे सकते हैं तो अपने हॉबी पे ध्यान दीजिए। जो आपको छूट गया है, इतने सालों से आप नहीं कर पाए, जो हॉबी आपकी थी, आर्ट, पेंटिंग, डांस, सिंगिंग, जो भी आपको पसंद है, तो वो आप कर सकते हैं। आपकी हेल्थ कैसी है वो हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं। और अपना खास तो लाइफ पर्पस ढूंढिए, क्या मुझे क्या करना है। अभी तो मैं फ्री हूँ, बच्चे बड़े हो गए, सबकी शादी हो गई, उनके यहाँ बच्चे हो गए, सब सेटल है और मेरे पास फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो मैं अपने हिसाब से अपनी अपनी जो भी जितनी भी लाइफ बची है, जो भी लाइफ जिंदगी बची है, उसका मैं अच्छी तरह से उपयोग करूँ और मेरे जो लाइफ का पर्पस बाकी रह गया है उसको खत्म करूँ। वही है जो है। रिटायर्ड में आप खुशी भी ढूंढ सकते हो और मैं तो चाहूंगी आप खुशी ढूंढो और हैप्पी रहो। किसी को मूवी देखने का शौक है तो उसका भी क्लब रहता है, मूवी क्लब वगैरह, ड्रामा क्लब रहता है, वो ज्वाइन कर सकते हो। ईयरली ड्रामा देखने जा सकते हो, मूवी देखने जा सकते हो, जो आपको पसंद है। आपको मेडिटेशन वगैरह करना है तो वो भी आश्रम वगैरह रहता है, वहाँ पे आपको सब गूगल पे इंक्वायरी करोगे सब मिल जाएगा। कौन किसकी फिलोसॉफी आपको सूट करती है, वो हिसाब से अपना पाथ ढूंढ के आगे बढ़ जाओ और अपना लाइफ का पर्पस खत्म करो। जो भी लाइफ में लिए खुशी खुशी निकालो। जो भी जो टायर 2 वाले सिटीज है जहाँ पे आपको खर्चा कम है लगता है और आपके पास रिटायरमेंट ज़्यादा चलेगा, लॉन्ग टर्म चल सकता है, वो हिसाब से सेट हो जाओ। वो तो आपको ही डिसाइड करने पड़ेगा कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है और आपको कहाँ सेट होना है, क्या करना है। हम लोग तो खाली रिसर्च करके आपको डिटेल दे दिया है, वो हिसाब से आप डिसीजन ले लो। थैंक यू। आप सब लोग खुश रहो और खुशी से अपना रिटायरमेंट गुजारो। हमारा इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं था और अगर किसी को कुछ हर्ट हुआ है, कुछ दुख हुआ है तो हम लोग माफ़ी मांगते हैं। मिच्छामी दुक्कडम, हमें माफ़ कर दीजिए। हमारा पर्पस सब तक नॉलेज पहुंचाने का और अपने एक्सपीरियंस से बात करते हैं। और रिटायर्ड वाले सीनियर सिटीजन के पास तो मैं भी छोटी हूँ तो उसको ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, मैं अभी सीनियर सिटीजन में नहीं हूँ,
तो वो आपको ही ढूँढना है, आपका पर्पस। इतना तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने जो नॉलेज था वो हिसाब से मैंने नॉलेज बाँटा है। अभी आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। बस लाइफ का पर्पस ढूँढ लीजिए और एन्जॉय कीजिए रिटायर। मैं तो इतना ही बोलूँगी। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू।